नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। आप कम रिस्क में ठीक ठाक सा मुनाफा कमाना चाहते हैं या फिर थोड़ा ज़्यादा रिस्क उठाकर मोटे रिटर्न की उम्मीद करते हैं? म्यूचुअल फंड में आपके लिए सभी तरह के विकल्प हैं। यहाँ पर आप अपने लक्ष्यों के मुताबिक निवेश कर सकते हैं और बैंक या एफडी से बेहतर रिटर्न पाने की गुंजाइश यहाँ पर होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है अपने लिए सही पोर्टफोलियो बनाना। बस यहीं पर आपकी सहायता हम करते हैं अपने शो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के ज़रिए। चलिए शुरू करते हैं शो और देखते हैं कि आज के शो में ख़ास क्या है। आज हम जानेंगे कि ईएलएसएस में कैसे होता है टैक्स छूट का कैलकुलेशन। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप निवेश के लिए कैसा फंड है? और अपने खास सेगमेंट फंडनामा में आज हम समझेंगे क्या है गिल्ट फंड और किसे निवेश करना चाहिए इस फंड में। और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं investonline.in के फाउंडर अभिनव एंग्रिश। अभिनव, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। कैसे हैं आप? थैंक यू स्वाति, मैं अच्छा हूँ। आई होप आप और जी बिजनेस के सारे स्टाफ भी सेफ हैं। एकदम बढ़िया, सब बहुत बढ़िया है। यहाँ पर हम अब पहला सवाल ले लेते हैं। जयंत मंडल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। जयंत जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्ते मैम, मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ। जी बताइए। मैम एक्चुअली मेरा पोर्टफोलियो काफी बड़ा है। तो एक्चुअली दो लार्ज एंड मिड कैप, दो मिड कैप और 4 मल्टी कैप और 3 स्मॉल कैप। अच्छा, अरे बाप रे। तो पोर्टफोलियो काफी बड़ा होता गया और क्योंकि मैं करीब 2 साल से ये म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन देख रहा हूँ, देखे मैंने पहले 5000 करके मैंने इन्वेस्ट किया, तो अभी वो बढ़ते बढ़ते मेरा 20,000 पर फंड हो गया। करीब अराउंड 2,40,000 पर मंथ मेरा एसआईपी है। बहुत बढ़िया। तो एक्चुअली मैम ये मैंने करीब 2.5 साल से चल रहा है ये म्यूचुअल फंड। तो मेरा कॉर्पोरेट जो है वो मैं 15 साल बाद 16 साल बाद मेरा रिटायरमेंट है। अच्छा। तो उसके बाद मैं और 20 साल तक मुझे पैसे की जरूरत नहीं है अभी। ओके। तो मैं ये फंड कैसा है ये मैं पूछ रहा हूँ मैम। ओके, और आपका टारगेट है 20 करोड़ रुपए का? 20 करोड़ करीब। 12 एसआईपी, 2 लार्ज कैप ठीक है, 2 लार्ज मिड कैप पता नहीं, लेकिन 4 मल्टी कैप। ओके। अभिनव जी, फंड्स वैसे बुरे नहीं, सिलेक्शन ऑफ फंड खराब नहीं है, लेकिन आपको लगता है 12 बहुत ज्यादा है? स्वाति, बहुत ज्यादा ही नहीं है। देखिए स्वाति, कोई फंड खराब हो अच्छा हो, ये आई थिंक दिस शुड बी अ सेकंड सिलेक्शन जब आप किसी का पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहे हैं या जब आप प्लान कर रहे हैं। आई थिंक व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर इज कि ये एक बहुत अच्छी चीज है जयंत जी कि इनका एक गोल और टारगेट सेट है और इनका माइंड सेट है कि इनको 20 इयर्स तक इन्वेस्टमेंट करना है और इन्हें फंड्स की जरूरत नहीं है। इट्स अ फैंटास्टिक थिंग। वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक हमारे लिए एज एन एडवाइजर और एक इन्वेस्टर के लिए समझना कि आपके इवेंचुअल गोल्स और टारगेट्स क्या हैं। आई थिंक जो एक छोटी सी मैं कहूँगा गलती है ये है कि ऑफ कोर्स जो हम ये शो करते हैं म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन, इसका पर्पस ही है कि हम एजुकेट करें। और आई थिंक जो गलती हुई है जैन जी से कि हर शो के हिसाब से जो मैक्सिमम स्कीम्स के नाम सुने होंगे, किस पर्पस से होंगे मुझे नहीं पता, उसके हिसाब से ये स्कीम्स पिक करते गए। हालांकि स्कीम्स अच्छी हैं, पर मेरे हिसाब से किसी भी पोर्टफोलियो में 4 या 5 स्कीम से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है एट ऑल। और अगर ये रेगुलरली शो देख रहे हैं तो हम भी कंटिन्यूसली हम सबको यही सजेस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को कि आप वैसे भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप डाइवर्सिफाइड हैं। अनलेस आपकी स्कीम कोई कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्मिंग है आपके बेंचमार्क से या फंड मैनेजर वो रिटर्न्स नहीं दे पा रहा है ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। ये बहुत ज़रूरी है समझना, कंसिस्टेंट बेसिस। और कंसिस्टेंट ये नहीं होता है कि आप हर महीने चेक करें, आप साल या 3 साल के भी एवरेजेस के साथ से देखें तो उसे हम कंसिस्टेंट कहेंगे और उसको कंटिन्यूसली चेक करना ज़रूरी है। अगर वहां पे आपको लगता है कि इनकंसिस्टेंट है और वॉलेटिलिटी ज्यादा है फंड में जो आपके गोल को सूट नहीं कर रही है, तो आप स्कीम चेंज करें, ना कि आप वो स्कीम को का निवेश उसी में रखकर आप नई स्कीम सेलेक्ट करें।
तो जबकि इनकी स्कीम्स अच्छी भी हैं, मुझे कहना पड़ेगा कि इनको पोर्टफोलियो काफ़ी प्रून करना चाहिए। मेरे हिसाब से 50% स्कीम्स ही होनी चाहिए इनके पोर्टफोलियो में। तो या तो ये मेरे लार्ज कैप, एचडीएफसी मिड कैप, एक्सिस मिड कैप, मोतीलाल मल्टी कैप, इन स्कीम्स को पोर्टफोलियो से कम करके दूसरी स्कीम्स में यही अमाउंट ऐड करें। ओके। बिकॉज ओवर डाइवर्सिफिकेशन की वजह से इनके ये रिटर्न्स आना बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिटर्न्स नहीं आएंगे, बट इट इज़ अ बेटर वे टू मैनेज द पोर्टफोलियो गोइंग फॉरवर्ड। जयंत जी। हाँ हाँ, मैंने सुना मैम। जी, कुछ और भी? मोतीलाल मैम, और एक बात है, ये जो मेरा जो कॉर्पस ये जो आ रहा है, मेरा म्यूचुअल फंड्स का जो एसआईपी का अमाउंट, ये मेरा एक बैलेंस एडवांटेज फंड था, तो वहां से आ रहा था। तो इस साल से तो बैलेंस एडवांटेज फंड ये मतलब डिविडेंड आ रहा था, तो डिविडेंड अब टैक्सेबल हो गया। अच्छा, तो मैं कैसे मैनेज करूंगा? ये तो इतना अमाउंट, वही तो मैं सोच रहा हूँ ये कि आपके पिताजी के निवेश से आ रहा था? यस अच्छा, मैम। ओके। क्या क्या अप्रोच लेना चाहिए यहाँ पर अभिनव इन्हें? देखिए, डेफिनेटली स्वाति, इस साल से डिविडेंड टैक्सेबल है। डिविडेंड की इनकम में ऐड होगा, तो जो भी इनकम ब्रैकेट में, मैं समझता हूँ अगर ये महीने के 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो नेचुरली ये टैक्स ब्रैकेट में आएंगे। तो कोई सेंस नहीं होता है कि ये डिविडेंड ऑप्शन ले इनको, बल्कि इमीडिएटली अपना एसआईपीज को भी मूव ग्रोथ में करना चाहिए। और जो बैलेंस एडवांटेज इन्वेस्टमेंट्स भी हैं इनके, वो भी उन्हें में ही मूव करके वहां से सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान लेनी चाहिए। अच्छा। बैलेंस एडवांटेज फंड भी एक इक्विटी ओरिएंटेड टैक्सेशन में ही आता है। उसमें आपकी शॉर्ट टर्म टैक्सेशन 15% के हिसाब से होगी, और अगर ये निवेश 1 साल से ज़्यादा लंबा चल रहा है तो नेचुरली वो लॉन्ग टर्म टैक्सेशन में आएगा जो 10% के हिसाब से, तो वो टैक्स वाइज काफ़ी बेनिफिशियल होगा उनके लिए। तो इसको रीस्ट्रक्चर करना ज़रूरी है। एक साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, आई होप ये किसी को कंसल्ट कर रहे हैं जो रेगुलरली इन्हें एडवाइस और सलाह दे रहा है कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, कैसे टैक्सेस आपको मैनेज करना है, आप गोल्स कैसे रीच करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हालांकि डू इट योरसेल्फ एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के लिए, पर आई थिंक एक एडवाइजर के साथ भी डिस्कस करना और उनसे अपना प्लान बनवाना और रेगुलरली उसको मॉनिटर करवाना कि गोल्स के पास हैं, कैसे रीच होंगे, या कभी कोई स्कीम्स का सिचुएशन क्या है, जैसे ये भी एडवाइस है, तो ये एडवाइजर का साथ लेना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा इनके लिए स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि वो एक सलाहदार भी अपने साथ रखें। तो जयंत जी। मैम। हाँ, तो क्लियर हो गया ना? हाँ मैम, क्लियर हो गया मैम। ठीक है। ये जो एसआईपी है सब ग्रोथ में है, सिर्फ बैलेंस एडवांटेज फंड का जो है वो डिविडेंड तो वहाँ से भी यही सलाह दे रहे हैं कि आप उसको आप ग्रोथ में कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद एसडब्ल्यूपी के जरिए पैसे वहाँ से निकाल लीजिए ना। यस मैम। चलिए अगला सवाल लेते हैं। प्रीतिमय जी का सवाल आया है कोलकाता से, उन्होंने अपना सवाल ईमेल किया है। इनके पास कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है जिसके 3 साल के परफॉर्मेंस को देखकर ये बहुत ही ज़्यादा निराश है। फंड साइज़ को लेकर भी इनको थोड़ा कंसर्न है। जानना चाहते हैं कि 20 साल के लिए अगर निवेश कर रहे हैं तो फिर मल्टी कैप में क्या करना चाहिए। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप का 3 साल का एसआईपी रिटर्न जो है अभिनव, मैं अभी चेक कर रही थी, करीब 1.17% का सीएजीआर दिखा रहा है। जाहिर सी बात है डिसअपॉइंटमेंट होगी, करना क्या चाहिए लेकिन अगर नज़रिया 20 साल का हो तो? स्वाति, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आंसर करना चाहूँगा, अगर आपका नज़रिया 20 साल का है तो 3 साल में हिकअप्स नहीं आने चाहिए। जैसे हमने प्रीवियस कॉलर्स में से भी बात करी थी, हमने सजेस्ट किया था कि आप एक 3 साल के पीरियड के हिसाब से फंड को एवेल्युएट करें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेचुरली इन द लास्ट 3 years फंड ने रिटर्न्स नहीं बनाए हैं, या नहीं इन्वेस्टर्स ने रिटर्न्स नहीं बनाए हैं। बट देखिए, आपको फंड का कॉम्पोजिशन और फंड का इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। ये मल्टी कैप स्ट्रैटेजी है तो नेचुरली ये अपना एलोकेशन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के बीच में चेंज कर सकते हैं। फिलहाल इनका 75% एक्सपोजर लार्ज कैप में है, सिर्फ 23% मिड कैप और बाकी एक छोटा पोर्शन स्मॉल कैप में, प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल। अगर आप ये फंड को 5 years या 10 years का एवरेज परफॉर्मेंस देखें तो फंड ने काफ़ी अच्छा किया है ओवर लास्ट 5 years, करीबन 9% का एनुअलाइज रिटर्न है, और वो 10 years करीबन 11.5% का है। हैविंग सेड दैट, इनका कंसर्न वैलिड है, बट आपको समझना है कि पोर्टफोलियो में होल्डिंग्स क्या है। करंट गिराव आई थी बाजार में, उसमें स्पेसिफिकली बैंकिंग काफ़ी हिट हुआ है,
जो अभी तक रिकवर नहीं हुआ है, इसकी वजह से पोर्टफोलियो का जो पास के रिटर्न्स थे, उसकी जो कुशन थी वो प्रैक्टिकली कम हो गई है, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच आपके पास रिटर्न्स भी इफेक्ट। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है स्कीम अच्छी है। हर्षा उपाध्याय जो फंड के फंड मैनेजर हैं, उन्होंने काफी अच्छा काम किया हिस्टोरिकली, और मैं 3 साल में वो फंड को गिव अप नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि अगले 1 साल 2 साल जो मार्केट की साइकिल है उसकी बेसिस पे इवैल्यूएट करूं और फिर एक जजमेंट लूं कि मुझे ये फंड में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। फंड का साइज करीबन 29,000 करोड़ के आसपास है फिलहाल, 29,500 करोड़ के आसपास। बट बिकॉज 75% लार्ज कैप है, तो ये कंसर्न कि वो फंड का साइज बहुत बड़ा है, इसके लिए ज़्यादा वैलिड नहीं है, बिकॉज फंड किसी भी वक्त एक लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी अरेंज कर सकता है, चाहे वो रिडेम्पशंस हैं। ये जो फंड का साइज का प्रॉब्लम है, ये टिपिकली एक स्मॉल कैप या मिड कैप में भी इतना नहीं, पर स्मॉल कैप फंड्स में ज़्यादा आता है, बिकॉज स्मॉल कैप का टोटल मार्केट कैप ही काफ़ी कम है। तो जब लिक्विडिटी क्राइसिस अगर आती है या अर्जेंट लिक्विडिटी स्कीम को ज़रूरत होती है, तो वो इमीडिएटली स्टॉक्स बेच के उतनी लिक्विडिटी शायद अरेंज नहीं कर पाए, या उनको एक काफ़ी ज़्यादा लॉसेज या अनवांटेड स्टॉक्स भी बेचने पड़ सकते हैं। उन स्कीम्स में अगर आप बोलें कि AUM ज़्यादा है तो इसके लिए फंड थोड़ा रिस्की है, उसमें आप कह सकते हैं, पर इस स्पेसिफिक स्कीम में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि वो इसमें इन्वेस्टेड रहें। तो देखिए, एंड ऑफ द डे अगर इन्वेस्टर को कंटिन्यूसली डाउट आता है स्कीम पे, और कभी-कभी हम इन्वेस्टर से भी ये लाइक समझते हैं कि वो नहीं चाहते वो स्कीम में इन्वेस्टेड रहें, या उन्हें कन्विक्शन नहीं आता है। अगर वो सिचुएशन है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अब कैनरा रेबेको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड है जो दूसरा मल्टी कैप स्कीम है, उसमें इन्वेस्ट कर लें। अब आप उसका अगर आप हिस्ट्री अगर आप देखें, तो पिछले 3 साल में वो फंड ने करीबन 8.5-9% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है, और 5 साल में 8% के आसपास, कंपेयर टू कोटक 9.5%। इसीलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि वो ये फंड को अभी गिव अप ना करें, 1 से 2 साल का पीरियड और वेट करें, SIPs कंटिन्यू रखें, वो बहुत जरूरी है। अभिनव, जैसे आपने कहा कि 3 साल में हिकअप्स नहीं आना चाहिए, तो आदमी कितनी देर इंतज़ार करे? मतलब ठीक है, 3 साल तक नहीं, 4 साल 5 साल, मतलब कोई तो एक समय सीमा होगी जहां उसके बाद एक निवेशक का हौसला टूट जाएगा शायद अपने। जैसे कुछ ऐसे मल्टी कैप फंड हैं या मिड कैप फंड्स हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब रहा है, तो वैसे में वो इंतज़ार करते रहें कि शायद साइकिल बदलेगा, माहौल बदलेगा, फंड मैनेजर कुछ नया करेगा, या फिर वो निकलने का कॉल कब लेना चाहिए किसी भी निवेशक को? करेक्ट। सो हम जनरली ये सजेस्ट करते हैं कि आप कम से कम 2 साइकिल्स का वेट करें, मतलब 2-3 साल की जो साइकिल्स होती हैं उसमें फंड को इवैल्यूएट करें। वो इसलिए है, अगर हमने भी रिसेंटली एक रिपोर्ट बनाई थी 2008 से लेके 2020 तक के हर कैटेगरी के फंड्स, चाहे वो लार्ज कैप है, मिड कैप है, मल्टी कैप है, लार्ज एंड मिड, सब कैटेगरी के फंड्स हमने लिए थे। अगर आप उसको एनालाइज करें तो आप ये देखेंगे कि जो 2008 से 10 के लार्ज कैप फंड्स थे, उनके रिटर्न्स आज प्रोबेबली लास्ट क्वार्टाइल में हैं, और वो कंसिस्टेंटली लास्ट 6 साल या 7 साल से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसका ये नेट कंक्लूजन है कि आप हर स्कीम को या हर फंड मैनेजर को आप कम से कम 2 साइकिल्स का उनको आप मौका दें, वो इम्पोर्टेंट है। और ये 100% होता ही है कि जो फंड ये 3 साल चल रहा है वो शायद अगले 3 साल नहीं चले। इम्पॉर्टेंट ये है देखना कि आपको टॉप परफॉर्मिंग फंड हर 3 साल के साइकिल में नहीं ढूंढनी है। आपको ऐसे फंड्स चूज करने हैं जो आइडियली एक एवरेज रिटर्न, जो एक एवरेज रैंकिंग में चल रही है। तो अगर कोई स्कीम कैटेगरी में 20 स्कीम्स हैं, पर करंटली कोई स्कीम अगर नंबर 1 परफॉर्मिंग रही है लास्ट 1 साल 2 साल 3 साल तक, अगेन ये सब हिस्टोरिक परफॉर्मेंस है, इसलिए फ्यूचर गारंटी कुछ है नहीं कि फ्यूचर में भी स्कीम वैसे ही करेगी। बट आई वुड सजेस्ट वी आर बेटर ऑफ कि कोई स्कीम है जो 4th और 5th रैंक में है 20 स्कीम्स में, और कंसिस्टेंटली 4th से 7th रैंकिंग की बैंड में चले फॉर द नेक्स्ट, और जो पिछले 10-15 साल से भी है और आगे चल के भी अगर वही बैंड में रहे, तो वो एक बेटर स्कीम है, ना कि आप टॉप परफॉर्मिंग स्कीम को ही सॉर्ट करके ढूंढते रहें। क्योंकि आप वो करेंगे तो हर साल जब भी आप स्कीम्स को आप इवैल्यूएट करेंगे, आपको कोई नई स्कीम टॉप पे दिखेगी, राइट। तो अब यू चेंजिंग। तो अगर आप SIPs कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने 5 साल की SIP की है, प्लीज अंडरस्टैंड आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2.5 साल का ही रहा है। जी जी, राइट, बिकॉज आप मंथ ऑन मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो आपने मार्केट फॉल में या गिरे हुए बाजार में इन्वेस्ट किया, उसका बेनिफिट बढ़े हुए बाजार में ही आएगा। तो कम से कम 6 साल का अगर आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट 3 साल का रहेगा और 2 साइकिल्स निकल जाएंगी।
उसके बेसिस पे अगर आप कॉल लें या उस बेसिस पे डिसीजन लेना जरूरी है। आप सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस ना देखें, बट फंड को की जो रिटर्न्स है वो आप डिफरेंट पीरियड्स में भी कंपेयर करें, जी स्पेसिफिकली वॉलेटिलिटी, जी जरूर। क्वार्टरली, एनुअली, कैलेंडर ईयर। इसलिए वंस अगेन अगर आप एडवाइजर के पास जाए तो ये सब डेटा आपको प्रेजेंट करना इजी होगा। अगला सवाल लेते हैं। अमन खंडेलवाल हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। अमन जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार मैडम, मैं हाथरस से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश। जी, सवाल क्या है आपका अमन जी? मेरा सवाल ये है मैडम कि ये गोल्ड सोवरेन बॉन्ड जो होते हैं, इस पे हम अलग अलग वो देखते हैं कि इंटरेस्ट 13% है, 14% है, 19% है, जैसा भी अपनी जो अलग अलग एएमसी होती है उनके फंड के हिसाब से। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, तो ये जो फंड जो इंटरेस्ट होता है इसमें 2.5% जो है जो गवर्नमेंट हमें इंश्योर करती है वो इंक्लूड होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, आप कंफ्यूज करें। गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड पे अलग अलग फंड हाउस कहाँ आपको दे रही 14-15% का? मतलब आप गोल्ड सेविंग, गोल्ड फंड्स की बात कर रहे हैं? हाँ जी, गोल्ड सेविंग बॉन्ड। गोल्ड फंड अलग है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अलग है। अच्छा, दो अलग अलग तरीके का सोने में ही निवेश है, लेकिन दो अलग तरीकों से। अच्छा। आपका एक निवेश एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में भी था, राइट? हाँ मैडम, वो ये अलग। और आप उसमें कैसे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है जितना निवेश करते हैं, एटीसी के तहत छूट जो मिलती है, वो भी जानना चाहते थे। जी मैडम। अभिनव बताइए, जितना हर साल इनका सवाल ये था कि ये अगर एक साल में 24,000 रुपये मान लीजिए निवेश करते हैं, उस पर टैक्स छूट तो मिलेगी इनको इस साल, लेकिन अगले साल जितना निवेश किया प्लस इस साल जो किया, सब पे मिलाकर टैक्स छूट होता है, या फिर जितना निवेश एक वित्तीय साल में होता है उतने पे ही मिलेगा? नहीं स्वाति, नेचुरली अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर ले रहे हैं तो आपको जो एटीसी में 1.5 लाख रुपए का जो फायदा है आपको उस साल के इनकम पे मिलता है। आप उसको हर साल नहीं यूज कर सकते, बिकॉज नेचुरली आपकी हर साल इनकम चेंज होगी, आपकी अर्निंग्स नेक्स्ट ईयर की हैं, तो उस साल जब आप सेविंग करेंगे तब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। इसलिए अगर वो एसआईपी कर रहे हैं तो अगर उनकी 2,000 रुपए की मंथली एसआईपी है तो जो 24,000 रुपए साल के हैं वो एक स्पेसिफिक ईयर बिटवीन अप्रैल टू मार्च जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उस पर उनको फुल टैक्स बेनिफिट अंडर एटीसी मिलेगा। अगले साल के लिए उन्हें फिर निवेश करना पड़ेगा, तो ईयर ऑन ईयर है। इसलिए एसआईपी ईएलएसएस में जनरली एडवाइजेबल रहती है, बिकॉज एक स्मॉल अमाउंट हर महीने आपका इन्वेस्ट हो जाता है, ना कि आप फरवरी और मार्च टुवर्ड्स द ईयर एंड में जाके आप एटीसी के लिए आप इन्वेस्ट करें। तो यस, जितना आप अप्रैल से मार्च के बीच इन्वेस्ट करेंगे उतना ही अमाउंट आपको टैक्स बेनिफिट के लिए वैलिड है। और अमन जी नहीं, अगर आप सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं शो, तो आप जब भी निवेश करेंगे आप किसी एडवाइज़र की सलाह लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप खुद से करेंगे निवेश तो आप थोड़ा फंस सकते हैं, क्योंकि बेसिक अभी आपका उतना स्ट्रांग नहीं है निवेश का। नहीं जी। ठीक है, ओके मैडम। ऑलराइट, चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे और जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आप सभी बने रहिए जी बिजनेस के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट अभिनव एंग्रिश। अब हम रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। फंडनामा में हम म्यूचुअल फंड की जो अलग अलग कैटेगरी है उसके तहत, जैसे इक्विटी में करीब 10 तरह के फंड्स होते हैं, डेट में 16 कैटेगरी है, तो उसकी बारीकियां समझने की या समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। अभी हम डेट फंड के अंदर जितनी कैटेगरी है उसको एक एक करके समझ रहे हैं। आज बारी है गिल्ट फंड की। जुड़ा सवाल हमारे पास आया है शिवाजी का। शिवाजी का जो सवाल था वो बेसिकली जानना चाह रहे थे कि ये कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड क्या होता है और गिल्ट फंड और प्योर डेट फंड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। उसी से जोड़ के हम अपना फंडनामा शुरू करते हैं। अभिनव, गिल्ट फंड में कहते हैं कि रिस्क बहुत ही कम होता है, क्योंकि आप जो निवेश कर रहे हैं, जो फंड मैनेजर निवेश कर रहा है, वो एक्चुअली इन अ वे सरकार को पैसा दे रहा है, तो वहाँ पर डिफॉल्ट रिस्क नहीं होता। लेकिन यहाँ पे किस तरह का रिस्क होता है? स्वाति देखिए, ये थियोरेटिकली बात सही है कि जो सॉवरेन इन्वेस्टमेंट है, जो आप गवर्नमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आइडियली सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, बिकॉज उसमें आपको जनरली डिफॉल्ट रिस्क नहीं रहता है, जैसे आपने कहा।
हालांकि ये समझना ये भी ज़रूरी है कि ये ट्रेडेबल सिक्योरिटीज़ हैं। ये सारी सिक्योरिटीज़ जिसे हम गिल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहते हैं, ये डेट मार्केट्स में ट्रेड की जाती हैं, जहाँ स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूशंस या म्यूचुअल फंड्स जैसी कंपनियां लाइक और बैंक्स, ये जनरली वहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय और सेल करती हैं। इसका मतलब है उसमें भी डिमांड और सप्लाई का पीरियड होता है। आई मीन डिमांड और सप्लाई की टेक्निकल्स चलती हैं। हालांकि गिल्ट अलग अलग पीरियड्स के लिए भी अवेलेबल होती हैं और 10 इयर्स तक की गिल्ट सिक्योरिटीज अवेलेबल होती हैं। नेचुरली अगर इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि अगर आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, तो अगर आपने कोई गिल्ट सिक्योरिटी पिछले साल ली है या फंड ने ली है, उसकी वैल्यू नेचुरली कम होगी। और अगर इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे हैं तो गिल्ट फंड्स की वैल्यू बढ़ती है इन दैट इंटरिम पीरियड। तो एक फंड में ये भी इंपॉर्टेंट डेट में देखना ज़रूरी है कि वो फंड का ड्यूरेशन क्या है, या मॉडिफाइड ड्यूरेशन जिसे कहते हैं, वो कितने पीरियड के लिए है, वो कितने ईयर्स के लिए है, और उसके कंपैरेटिव जो फंड ने निवेश किया है, जो उसकी यील्ड टू मैच्योरिटी, जो आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ मैं, पर ये इजीली डेटा अवेलेबल रहता है। अब ये समझिए कि अगर पिछले आप 3 महीने या 4 महीने गिल्ड फंड का रिटर्न्स देखें तो उन्होंने एक्चुअली डबल डिजिट रिटर्न्स दिए हैं, जो काफ़ी इन्वेस्टर्स को एक्साइट करते हैं कि आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने के बाद डबल डिजिट रिटर्न्स मिल रहे हैं। पर एक्चुअली ये सही नहीं है। इसका एक एनालॉजी अलग है। ये इसलिए डबल डिजिट रिटर्न्स दिख रहे हैं बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स इतने गिर गए हैं। आज आपका रेपो रेट सब 3.5% के आसपास है, रिवर्स रेपो रेट। तो नेचुरली अगर आपका रेट ऑलमोस्ट 1% से ज़्यादा गिर चुका है तो आपके गिल्ड फंड्स में रिटर्न्स ज़्यादा दिख रही है बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स गिरे हैं। एक इसका सिंपल एग्जांपल समझना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आपने किसी गिल्ड में इन्वेस्ट किया है जिसका इन्वेस्टमेंट 100 रुपये का है, और अगर वो इन्वेस्टमेंट का एक एवरेज रिटर्न अगर मैं 8% पकड़ूँ, तो अगर 10 साल के बाद वो वाला बॉन्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो मैं रफली आप समझ लीजिए 180 रुपये के आसपास होगी। बट अब अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो बॉन्ड की प्राइसेस गिरेंगी, राइट? तभी आपको वो 100 रुपये की जो वैल्यू है वो 98 पे आएगी, तब वो 180 का वो इंटरेस्ट रेट्स मैच कर पाएगी। उस सिचुएशन में आपको बेनिफिट होता है, और जब इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे हैं तो इसलिए आपको यील्ड्स ज़्यादा दिखती है कंपैरेटिवली। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन। काफी हद तक अभिनव काफी टेक्निकल हो जाता है थोड़ा ये, आई टोटली अंडरस्टैंड। एक चीज़ बताएं, क्योंकि आपने कहा कि अभी बीते कुछ दिनों में गिल्ड फंड के जो रिटर्न है बड़े ही अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। अब वैसे में अलग अलग तरह की एडवाइजरी निकल कर सामने आती है। कुछ कहते हैं कि गिल्ड फंड में निवेश मत करो अगर तुम्हें इंटरेस्ट रेट साइकिल का अंदाज़ा नहीं है तो। कुछ कहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए करो, कुछ कहते हैं 5 से 7 साल के लिए निवेश करो। जितनी ज़्यादा खबरें पढ़े उतने ज़्यादा आप कंफ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। करना क्या चाहिए किसी निवेशक को? स्वाति, अगर आप वंस अगेन जैसे आप इक्विटीज में प्लान करते हैं, अगर आप डेट में भी सिमिलरली अगर पास रिटर्न्स देख के चलेंगे तो आज आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स गिल्ड में होने चाहिए। बट रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट करने की एक्सट्रीमली एक रॉन्ग फिलॉसफी है। इसलिए आप अपने पीरियड के हिसाब से फंड चूज करें। सो अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट टेन्योर, जो आपको जिस पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना है, अगर आपका शॉर्ट टर्म या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पीरियड है, तो उसके हिसाब से आपके पास फंड सिलेक्शन के ऑप्शंस हैं। उनमें फंड मैनेजर्स उसी पीरियड और उसी कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट्स लेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का पीरियड है या शॉर्ट टर्म का पीरियड है, तो फंड मैनेजर 1 साल से ज़्यादा के पेपर्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो उसमें वॉलेटिलिटी भी कंपैरेटिवली कम रहती है। तो अगर आप गिल्ड सॉरी अभिनव, वक्त थोड़ा कम है, तो गिल्ड फंड में कितना नजरिया लेके चले अगर निवेश करना है तो? क्विकली उसमें 2 कैटेगरी के फंड्स होते हैं, कांस्टेंट मैच्योरिटी गिल्ड फंड्स, कांस्टेंट मैच्योरिटी या ओपन एंडेड गिल्ड फंड्स। कांस्टेंट मैच्योरिटी पैसिव फंड्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली 10 ईयर पीरियड के लिए उनका पोर्टफोलियो हमेशा इन्वेस्टेड रहता है जी। और अगर आपका पीरियड 5 से 7 साल का है, जो एक्टिव गिल्ड फंड्स हैं वो आपके लिए आइडियल। ओके, थैंक यू सो मच अभिनव आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए और गिल्ड फंड को आसान शब्दों में समझाने के लिए। और आप अगर चाहते हैं कि आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट दे तो अपने सवाल हमें भेजिए। सवाल जहां भेजना है वो सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। सवाल जब भी लिखते हैं तो अपना नाम और अपना नंबर ज़रूर लिखें ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर सकें। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिज़नेस के साथ। नमस्कार।